हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही अच्छे सॉल्व्ड एग्जांपल्स रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं काम। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें काउंट करना है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन द स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो। तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और उनमें हमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करना है। तो अब देखिए क्या है, ये जो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहां पर डबल बॉन्ड के अबाउट भी जीआई हो सकता है, या रिंग के अबाउट भी जीआई हो सकता है, या स्पाइरो कंपाउंड भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग हमेशा टोटल नंबर ऑफ जीआई, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीआई हम लोग निकालेंगे 2 raised to the power n करके, where n is the number of locations, है ना, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मैं नहीं कह रहा हूं, द नंबर ऑफ लोकेशंस वेयर जीआई इज पॉसिबल। ठीक है, वेयर जीआई दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। ऐसी कितनी लोकेशंस हैं जहां पर मॉलिक्यूल में जीआई संभव है, हमें वो लोकेशंस कंसिडर करनी होती हैं। तो अब इस पूरे मॉलिक्यूल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ध्यान से एनालाइज करें तो एक तो मुझे बच्चों ये वाला डबल बॉन्ड नजर आ रहा है जिसके अबाउट जीआई हो सकता है, और दूसरा मुझे ये पूरा का पूरा रिंग नजर आ रहा है जिसके अबाउट जीआई हो सकता है। क्योंकि इस रिंग पे अगर देखिए तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इस पोजीशन पर ए इज नॉट इक्वल टू बी और इस वाली पोजीशन पर सी इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तो दो लोकेशंस हैं जहां पर जीआई हो सकता है, एक तो इस रिंग के अबाउट, ठीक है, फर्स्ट हो गया इस पूरी रिंग के अबाउट, और दूसरा हो गया इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट। ठीक है, तो यहां पर एक सिस ट्रांस बनेगा, यहां पर एक सिस ट्रांस बनेगा। सिमेट्री जैसी मॉलिक्यूल में कोई बात है नहीं, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पे हम लोग बात करेंगे, नंबर ऑफ जीआई विल बी इक्वल्स टू 2 raised to the power 2, क्योंकि दो लोकेशंस हैं तो इट विल बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए हमें एक बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि इसमें कहां कहां पर जीआई हो सकता है। तो सबसे पहले तो जीआई इस पूरी रिंग के अबाउट हो सकता है। स्पाइरो कंपाउंड है और 3 रिंग्स हैं, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं, ठीक है, और टर्मिनल पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो यहां पर लगा हुआ है एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, सो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, और यहां पर लगा हुआ है एक ये पूरा बड़ा वाला ग्रुप, ठीक है, और एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, इस वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 3 रिंग्स हैं, तो ये ग्रुप्स जो है ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी, ये सेम प्लेन में होंगे, तो इसलिए एक तो ये पूरी लोकेशन हो गई जिसके अबाउट जीआई हो सकता है। दूसरी लोकेशन हो गई इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी जीआई संभव है, ठीक है, और तीसरी लोकेशन हो गई ये एलीन जैसा सिस्टम हमें दिख रहा है और यहां पर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड्स हमें दिख रहे हैं। तो 3 पाई बॉन्ड्स अगर दिख रहे हैं तो वहां पर भी जीआई पॉसिबल है, और यहां पे ग्रुप्स बस अलग अलग होने चाहिए। तो इस वाली पोजीशन पर हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा हुआ है, और इस वाली पोजीशन पर इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और ये पूरी बड़ी हुई चीज, बड़ी वाली चीज लगी हुई है। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल है, ये एक लोकेशन है। ये पूरी रिंग के अबाउट जीआई पॉसिबल है, ये दूसरी लोकेशन है। एंड फाइनली इस ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट, इस पूरे ट्रिपल बॉन्ड नहीं, 3 डबल बॉन्ड का जो सिस्टम है, एलिन जैसा सिस्टम, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, उसके अबाउट भी जीआई पॉसिबल है, ये तीसरी लोकेशन हो गई। ठीक है, तो हमसे अगर अब पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे, तो हमारा जवाब यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। तो टोटल 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बनेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिए, हमें H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमें एक एल्काइन दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, और एल्काइन में हमें पता है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है और ये वाला बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो देखो यहां पर पाई बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, ठीक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल बच्चों जीआई नहीं शो कर सकता है।
जीआई इसलिए नहीं शो कर सकता क्योंकि डिस्टेंस आप चेंज ही नहीं कर सकते हो भाई। एल्कीन में क्या होता है कि यहाँ पर दो ग्रुप्स लगे होते हैं, कुछ सी और डी, और यहाँ पर लगे होते हैं ए और बी, ठीक है। तो हम इनको इंटरचेंज करते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है, अगर आपको पहला वीडियो जीआई का याद आ रहा हो तो। लेकिन यहाँ तो एल्काइन है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वो बात सही है, लेकिन बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होने की वजह से ये दोनों लीनियर स्ट्रक्चर है। अब इसमें कोई भी डिस्टेंस वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है कि एल्काइन में जीआई इज नॉट पॉसिबल। अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो फिर से ये एल्काइन है, ठीक है, और यहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बट जीआई इज नॉट पॉसिबल। तो ए में भी नहीं हो सकता जीआई और बी में भी नहीं हो सकता जीआई। सी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें 3 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, लेकिन ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये sp2 कार्बन से है। अगर ये पाई बॉन्ड नहीं होता तब जीआई यहां पर हो जाता, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड नहीं होता तब ये वाला कार्बन जो है वो sp2 ना होकर के sp3 होता, और तब यहाँ पे ऊपर नीचे की बात होती। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स तो हैं, लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट sp2 वाले कार्बन पर है, इसलिए इसमें भी जीआई नहीं हो पाएगा। ये हमने सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स वाले केस में डिस्कस किया था। तो सी में जीआई इज नॉट पॉसिबल, सी भी कट गया। डी में आते हैं। डी में हमें दिख रहा है 3 मेंबर्ड रिंग, और ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन भी sp3 है। तो दो अलग अलग sp3 कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। यहाँ पर मिथाइल और हाइड्रोजन है, A नॉट इक्वल टू बी, और यहाँ पर इथाइल और हाइड्रोजन है, C नॉट इक्वल टू डी। तो इस मॉलिक्यूल में जीआई हो जाएगा। मिथाइल और इथाइल सेम साइड, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, और मिथाइल और इथाइल ऑपोजिट साइड दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में जीआई हो सकता है। डी में जीआई इज पॉसिबल। स्ट्रक्चर ई में आ जाते हैं। इन स्ट्रक्चर को एक बार आप अपनी कॉपी में बना भी लो जरूर से। तो देखिए स्ट्रक्चर ई में डिस्कस करते हैं, तो हमें यहां पर दिख रहा है C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, यहां पर A नॉट इक्वल टू B है। H और Cl तो अलग अलग है, लेकिन इसको हम लोगों ने क्या सीखा है कि बीच से हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो हम लोग अगर इसको बीच से डिवाइड करेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम आ रहा है भाई। इस तरफ आगे बढ़ो, यहाँ पे CH2, यहाँ CH2, फिर आगे बढ़ो CH2 CH2। तो A नॉट इक्वल टू B तो है, लेकिन C इज इक्वल्स टू D हो गया। तो ये दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए इस स्ट्रक्चर में भी GI इज नॉट पॉसिबल। E में GI नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर F में आ जाते हैं। स्ट्रक्चर F में फिर से हमें C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, इसको हम लोग बीच से काटें तो इतना पोर्शन और ये वाला पोर्शन अलग अलग है, क्योंकि ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। तो C इज नॉट इक्वल टू D एंड A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। तो यहां पर GI हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर जी में आते हैं। स्ट्रक्चर जी में देखिए ये और ये हमें सेम दिख रहे हैं, इसको हम लोग बीच से काटें तो लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन ये भी सेम दिख रहा है। तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट तो जीआई पॉसिबल नहीं है, लेकिन गौर से देखो इस रिंग के अबाउट जीआई हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग sp3 कार्बन पर हमें सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं भाई। इसमें जीआई हो सकता है ना, रिंग में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो दोनों मिथाइल एक तरफ या एक मिथाइल ऊपर और दूसरा मिथाइल नीचे। तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि डबल बॉन्ड के अबाउट तो जीआई नहीं हो रहा है, लेकिन रिंग के अबाउट जीआई पॉसिबल है। तो हम लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूल में जीआई हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर H पर आ जाते हैं। H बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बीच से काट के देख लीजिए। इस कार्बन से लगे हुए दोनों हिस्से अलग अलग हैं, इससे हाइड्रोजन और मिथाइल अलग अलग है, तो इसमें जीआई हो जाएगा। A इज नॉट इक्वल्स टू B एंड इसको बीच से काटा तो C इज नॉट इक्वल्स टू D, ठीक है। चलिए I वाले में आइए, तो H में जीआई पॉसिबल है। I में आइए, I में क्या होगा, I में यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है और यहां पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से। तो sp2 कार्बन से तब तो प्लेनर हो गया, फिर ऊपर नीचे की बात हो ही नहीं सकती। तो I में जीआई नहीं हो पाएगा, ठीक है। I में जीआई इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर J में आते हैं। J में देखिए, इसको बीच से काट के देख लीजिए, तो C इज नॉट इक्वल्स टू D और A इज नॉट इक्वल्स टू B। तो डबल बॉन्ड के अबाउट जो C डबल बॉन्ड C है यहाँ पर, इसके अबाउट जीआई पॉसिबल है, तो J में जीआई हो जाएगा। K में देखिए एलीन वाला सिस्टम दिख रहा है, 2 पाई बॉन्ड्स, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, तब तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन और इधर वाला हाइड्रोजन और मिथाइल, इनके प्लेन्स ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और ऐसे केस में जीआई बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो K में जीआई नहीं होगा। L में आ जाइए, L में भी एलीन वाला सिस्टम है, बट
ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो ऐसे केस में ये हाइड्रोजन और मिथाइल और ये हाइड्रोजन और फिनाइल ये सेम प्लेन्स में होंगे, एंड हाइड्रोजन और फिनाइल डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन और मिथाइल भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, A इज नॉट इक्वल्स टू B, C इज नॉट इक्वल्स टू D, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो यहां पर GI हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर M आया, ये स्पाइरो वाला है जिसमें कि इंटरमीडिएट वाली पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं इस लेफ्ट वाली रिंग को अपनी बेस रिंग मानता हूं, तो लेफ्ट रिंग को अगर मैं बेस रिंग कंसिडर करूंगा तो क्या चीज हो जाएगी, देखो भाई, अब देखो इससे लगा हुआ है एक मिथाइल और दूसरा हाइड्रोजन, तो यहां पर तो मुझे A इज नॉट इक्वल्स टू B वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर दोनों हाइड्रोजन है, यहां पर दोनों हाइड्रोजन है, और इस वाले कार्बन पर हम लोग आ जाएं तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक CH2 और CH2, ये सेम है, और फिर आगे बढ़े तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये भी सेम आ रहा है भाई, इसको आप बीच से काट के देखो तो ये आधा ऑक्सीजन कट गया बीच से, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम आ रहा है, तो इस मॉलिक्यूल में भी GI पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस वाली पोजीशन पर C इज इक्वल्स टू D, ठीक है, यहां दो ग्रुप्स अलग अलग नहीं लगे हुए हैं, तो इसलिए M वाले स्ट्रक्चर में भी GI इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जहां पर हमको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करने होंगे, एंड ऐसे क्वेश्चंस में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है, तो वी विल हैव टू थिंक बेस्ड अपॉन प्योर लॉजिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए ये है कि हमारे पास है 1 2 3 ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, 1 2 3 ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये मॉलिक्यूल मुझे दिया हुआ है और मुझसे पूछा गया है कि भाई इसके कितने टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटली सोचते हैं यहाँ पे कि कितने GI इसके बनेंगे। तो अब देखो बच्चे इसमें किस तरह से सोचते हैं, सोचने का लॉजिक क्या होता है ये समझो। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने तीनों मिथाइल ग्रुप्स को ऊपर की ओर सोच लिया कि तीनों मिथाइल ग्रुप्स ऊपर की ओर है ना, सारे कार्बन sp3 हैं तो ऊपर नीचे की बात होगी यहाँ पर। तो यहां पर मैंने सोचा मिथाइल है ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, और फिर मैंने सोचा मिथाइल ऊपर, यहां पर भी हाइड्रोजन नीचे, और यहां पर भी मैंने सोचा मिथाइल ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, ठीक है, तो तीनों मिथाइल ऊपर, एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया। अच्छा, फिर दूसरा स्ट्रक्चर मैंने सोचा कि अब मैंने तीनों को ऊपर बना लिया, अब मैं 2 ऊपर और 1 नीचे बनाता हूं, 2 ऊपर, 2 मिथाइल ऊपर और 1 मिथाइल नीचे, नीचे की ओर, ठीक है। तो अब 2 ऊपर लेने तो कोई से भी 2 ले सकते हैं, सारी पोजीशंस आइडेंटिकल हैं, मतलब आप चाहे इन दोनों को लो या आप इन दोनों को लो या आप इन दोनों को लो, है ना, कोई भी 2 आप ले लो। तो अगला स्ट्रक्चर मैंने बनाया बच्चों, आप देखो यहां पर मैंने बनाया मिथाइल और यहां हाइड्रोजन और मिथाइल और हाइड्रोजन, तो इन दोनों मिथाइल को मैंने ऊपर की ओर रखा और इस मिथाइल को मैंने नीचे की ओर रख दिया, तो ये मिथाइल नीचे चला गया और हाइड्रोजन ऊपर, तो दूसरा स्ट्रक्चर ये बना। अच्छा, फिर तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सर अब आपने 2 ऊपर किया है 1 नीचे, तो अगला स्टेप करिए कि 1 को ही ऊपर रखिए, ठीक है, तो कोई भी 1 मिथाइल आप ऊपर की ओर ले लो, तो लेटस से आपने ये बनाया 1 मिथाइल ऊपर, ठीक है, और 2 मिथाइल आप नीचे कर दीजिए सर, तो 2 मिथाइल मैंने नीचे कर दिया, ठीक है, तो ये 2 मिथाइल नीचे की ओर चले गए, तो एक स्ट्रक्चर ये अभी मन में समझ में आ रहा है। और सर चौथा काम क्या कर सकते हैं, चौथा काम कर सकते हैं कि सर तीनों को नीचे बना देते हैं, तो अभी इस तरह से सोचने में तो हमें टोटल 4 स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, 3 मिथाइल ग्रुप्स थे, मैंने तीनों को ऊपर रख के सोचा, ठीक है, फिर मैंने 2 ऊपर रखा 1 नीचे, फिर मैंने 1 ऊपर 2 नीचे, और फिर इसके बाद मैंने बना दिया एक चौथा स्ट्रक्चर जिसमें तीनों नीचे। अब मेरी बात एक ये समझने की कोशिश करना ध्यान से कि तीनों ऊपर हो, ठीक है, तीनों ऊपर हो, मिथाइल ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, या तीनों नीचे हो, ये सेम ही बात है बच्चों। जैसे इस स्ट्रक्चर को अगर मैं A बोल दूं और इस स्ट्रक्चर को अगर D बोल दूं, तो A इज इक्वल्स टू D, ये अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है भाई, तीनों मिथाइल ऊपर हो, उसी स्ट्रक्चर को आप पलट के रख दो, तो उसी को पलट के रख दोगे तो तीनों ऊपर और तीनों नीचे, ये सेम ही बात है। तो ये A और D अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं, ये सेम स्ट्रक्चर है। और उसी तरह से सेम लॉजिक से सोचना, 2 ऊपर
और एक नीचे इज सेम एज एक ऊपर और दो नीचे। भाई इस स्ट्रक्चर को मैं अगर पलट के रख दूं, ठीक है, अभी क्या है, दो ऊपर है और एक नीचे है, इस स्ट्रक्चर को मैं पलट के रख दूं तो जो नीचे वाला था वो एक ऊपर हो जाएगा और दो नीचे चले आएंगे। तो इसलिए अगर इस स्ट्रक्चर को मैं बी बोलूं और इसको सी बोलूं तो बी और सी भी सेम स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में TNGI लिख देता हूं। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो ही बनेंगे। भाई एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें ऑल थ्री ऑन द सेम साइड, ऐसे सोचो आप, ऑल थ्री ऑन द सेम साइड, तीनों ऊपर, अब तीनों ऊपर इज सेम एज तीनों नीचे। और दूसरा स्ट्रक्चर आप सोचो कि दो ऊपर और एक नीचे। अब एक जो नीचे जा रहा है वो कोई भी हो सकता है क्योंकि तीनों पोजीशन सेम है, तो किसी भी एक को नीचे बना दो आप, ठीक है। और फिर अगर सोचते हो कि एक ऊपर और दो नीचे तो वो रिपीट हो गया, और फिर अगर सोचते हो तीनों नीचे तो वो भी रिपीट हो गया पहले वाले से, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ऊपर नीचे करके थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स में लेता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक दिया हुआ है 3 मेंबर्ड रिंग ही है, ठीक है, और इस बार जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो तीनों सेम नहीं, मान लो दो ग्रुप सेम है, तो यहां पर मिथाइल लगा है, यहां पर भी मिथाइल लगा है, और इस वाली पोजीशन पर आप सपोज कर लो ET लगा है, ET मतलब इथाइल। तो अब यहां पर बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। अच्छा, अब एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया ऑल थ्री अप, तो उस स्ट्रक्चर को मैं एक बार बना के दिखा दे रहा हूं, वैसे अब उतनी जरूरत नहीं, बट फिर भी हम लोग थोड़ा और विजुअलाइजेशन के लिए बना लेते हैं। तो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया ऑल थ्री अप, तो मिथाइल आया, यहां पर भी मिथाइल आया, और यहां पर आ गया इथाइल, ठीक है। नीचे की ओर क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑल थ्री अप। नाउ ऑल थ्री अप विल बी सेम एज ऑल थ्री डाउन। अच्छा, तीनों को ऊपर कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब इसके बाद किसी एक चीज को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, दो को ऊपर रखते हैं और एक को नीचे ले जाते हैं। तो एक को जब मैं नीचे ले जाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब एक को मैं नीचे ले जाऊंगा तो वो नीचे ले जाना वाला जो है वो मिथाइल भी हो सकता है और इथाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ग्रुप जो हमको नीचे ले जाना है नीचे की ओर, वो इथाइल भी हो सकता है, या इन दोनों में से कोई एक मिथाइल भी हो सकता है, और इथाइल अपोजिट साइड पर जाए और दोनों मिथाइल सेम साइड पर रहें, और एक मिथाइल अपोजिट साइड पर जाए और एक मिथाइल जो बचा हुआ है और इथाइल सेम साइड पर रहें। ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार पूरी एनालिसिस एक बार आप क्लियर कर लीजिए मन में, ठीक है। मैंने क्या बोला है, पहला स्ट्रक्चर बनाया जिसमें तीनों सेम साइड पर हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऊपर या नीचे, जो भी मानना है वो सेम ही होता है, ठीक है। दूसरा मैंने माना कि दो ऊपर की ओर हैं और एक नीचे है, तो जो एक नीचे में ले जा रहा हूं वो एक नीचे इथाइल भी हो सकता है, तो लेट अस से मैंने इथाइल को नीचे रख दिया, कोई एक ही ले जाना है नीचे, है ना, और मिथाइल यहां पर अभी भी ऊपर ही है और हाइड्रोजन नीचे, और यहां पर भी मिथाइल अभी भी ऊपर ही है और हाइड्रोजन नीचे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हुई कि इथाइल नीचे की ओर चला गया। दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये हो सकती थी कि इन दोनों में से, ये जो मिथाइल्स जो हैं, इन दोनों में से कोई एक मिथाइल नीचे की ओर चला जाए, ठीक है। तो किसी भी एक को ले लो, दोनों पोजीशन सेम है, तो मिथाइल को आप ले जाओ नीचे की ओर, हाइड्रोजन ऊपर, और इस मिथाइल को ऊपर ही रहने दो, और हाइड्रोजन और इस इथाइल को भी ऊपर ही रहने दो, और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 बनेंगे यहाँ पे, जैसे पिछले केस में 2 बन रहे थे, क्योंकि देखो पिछले केस में क्या हो रहा था कि तीनों पोजीशंस पर मिथाइल थे, तो तीनों पोजीशन पर मिथाइल थे, तो किसी एक चीज को नीचे जब जाना था तो वो कौन सी चीज जा रही थी इससे मैटर नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार जब किसी एक चीज को नीचे जाना है तो वो इथाइल नीचे जाएगा तो अलग सिचुएशन बनेगा, और इन दोनों में से कोई एक मिथाइल नीचे जाएगा तो अलग सिचुएशन बनेगा। सो इन दिस केस TNGI, that is the total number of geometrical isomers, will come out to be equals to 3। 3 टोटल यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, जिससे आपकी और थोड़ी प्रैक्टिस हो सके, सोचने का, समझने का दायरा आपका और बढ़े। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास अगेन एक 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। 3 मेंबर्ड रिंग को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेन हमारे पास वी हैव अ 3 मेंबर्ड रिंग, और उससे लगे हुए हैं, एक पोजीशन पर लगा हुआ है मिथाइल बच्चों,
दूसरी पोजीशन पर लगा है इथाइल, और तीसरी पोजीशन पर मान लीजिए लगा हुआ है एनपीआर। एनपीआर मतलब आप समझ गए होंगे नॉर्मल प्रोपाइल, CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो तीनों ग्रुप्स अलग अलग लगे हैं। तो चलो बताओ इस केस में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा। तो अब मैं स्ट्रक्चर बना बना के आपको नहीं दिखा रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस केस में 4 बनेगा, ठीक है। कैसे मैंने सोचा, हाँ ये बताता हूं। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें तीनों ऊपर की ओर है, सेम साइड पे। अब तीनों ऊपर हो या तीनों नीचे हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं ऑल 3 अप, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा कि जब आप किसी एक को नीचे ले जाओ, तो किसी एक को जब नीचे ले जा रहे हो तो वो नीचे ले जाने की पोजीशन में एक बार मिथाइल को नीचे ले जाओ, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। फिर एक बार इथाइल को नीचे ले जाओ, दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा। और फिर एक बार एनपीआर को नीचे ले जाओ, तीसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा। मतलब एक स्ट्रक्चर में मिथाइल नीचे, इथाइल और एनपीआर सेम साइड पे ऊपर, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें इथाइल नीचे और ये दोनों ऊपर, ठीक है, एनपीआर और मिथाइल। और तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एनपीआर नीचे और इथाइल और मिथाइल ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से, और एक स्ट्रक्चर जो था जिसमें ऑल तीनों सेम साइड पे हैं। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमें थोड़ा सा सोच के ही करना होगा, कोई फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है। और इस साइक्लोहेक्सेन रिंग पे हर पोजीशन पर एक एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। हर पोजीशन पर एक एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां कितने बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर मैंने यहां पर सोचा जिसमें ऑल 6 आर अप, ऑल 6 आर अप, ठीक है। तो उसको मैं एक बार आपकी सहूलियत के लिए बना के भी दिखा दे रहा हूं। तो CH3H, यहां पर भी CH3H, यहां पर CH3H, इधर भी आ गया CH3 और H, इधर भी CH3 और H, और इसमें इधर भी CH3 और H। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बना, ठीक है, जिसमें ऑल 6 आर अप। चलो फिर इसके बाद क्या सोचोगे, फिर इसके बाद किसी एक को अब नीचे ले जाओ। तो किसी एक को नीचे ले जाना है तो ये सभी पोजीशंस आइडेंटिकल है ना, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 5 ऊपर, ठीक है, मैं लिख देता हूं 5 अप एंड 1 डाउन। तो 1 डाउन, कोई सा भी 1 डाउन हो सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, वो मैं बना नहीं रहा हूं, आप विजुलाइज करके सोच के खुद से देख सकते हो। तो एक स्ट्रक्चर ये हुआ और एक स्ट्रक्चर ये हुआ जिसमें 5 ऊपर है और एक नीचे है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है। अब हम क्या करते हैं कि 4 को अप रखते हैं और 2 को डाउन ले जाते हैं, 2 को नीचे की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो अब जब 2 को नीचे ले जाना है तो 6 मेंबर्ड रिंग में 2 सेलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं, है ना। याद करो बेंजीन में जैसे बात करते थे ना, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो जैसे सपोज कर लो कि यहां पे कुछ नंबरिंग अगर मैं कर दूं 1 2 3 4 5 6, ये हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ते समय भी पढ़ा है कि अब तुम्हें कोई 2 सेलेक्ट करने हैं। तो कोई 2 सेलेक्ट करने नीचे ले जाने के लिए तो वो तुम कौन कौन से कर सकते हो। एक तो तुम कर सकते हो 1 2 पोजीशंस पे नीचे ले जाओ, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। मैं जो 2 नीचे जाने वाले उनकी बात कर रहा हूं। फिर दूसरा तुम कर सकते हो 1 3 पोजीशन, मेटा टाइप की चीज आ गई, है ना। तो लेट अस से कि 1 और 2 वाले नीचे चले गए और बाकी चारों ऊपर हैं, तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर। दूसरा लेट से ये 1 और 3 वाले जो हैं ये नीचे चले गए, बाकी चारों ऊपर हैं, तो एक स्ट्रक्चर इसके करस्पॉन्डिंग आ गया। और एक 1 4 वाला आ जाएगा, पैरा जैसा आ गया, तो एक स्ट्रक्चर इसके करस्पॉन्डिंग आ गया कि 1 पोजीशन वाला और 4 पोजीशन वाला नीचे है, बाकी चारों ऊपर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बने, 3 स्ट्रक्चर बने यहाँ पे 4 अप 2 डाउन के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद तुम और क्या कर सकते हो, फिर इसके बाद तुम कर सकते हो 3 अप एंड 3 डाउन, ठीक है। और 3 डाउन मतलब जिन 3 को नीचे ले जाना है उनको सेलेक्ट करने के तरीके भी हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है। 3 तरीके फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो वो 3 तरीके कौन कौन से आएंगे, एक तो आ जाएगा 1 2 3, दूसरा आ जाएगा 1 2 4 और तीसरा आ जाएगा 1 3 5। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाली मेहनत थी उसका फायदा हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना।
तो ये 3 पॉसिबिलिटी है, मतलब एक बार 1 2 3 को नीचे ले जाओ तो एक स्ट्रक्चर ये आ गया, एक बार 1 2 4 को नीचे ले जाओ बाकी 3 को ऊपर रखो तो एक स्ट्रक्चर ये आ गया, फिर एक बार 1 3 5 को नीचे ले जाओ बाकी 3 को ऊपर रखो एक स्ट्रक्चर ये आ गया। तो टोटल यहां बने 6 और एक ये 7 और एक 8। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पे बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। सो TNGI, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, विल बी इक्वल्स टू 8। इसके आगे हम नहीं सोचेंगे बिकॉज इसके आगे आप सोच सकते हो 2 अप एंड 4 डाउन। सो 2 अप एंड 4 डाउन इज द सेम एज 4 अप एंड 2 डाउन। भाई उसी को पलट दो तो जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा। तो बस यहीं तक हमारे, इसके आगे हमें नहीं सोचना है। ठीक है, ये रिपीट होने लगेंगे स्ट्रक्चर्स। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी इक्वल्स टू 8। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने और है, और इस मॉलिक्यूल में आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल है ये। मैं चाहूंगा एक बार वीडियो को आप पॉज करके जरूर अपना दिमाग लगा के एक बार इसमें देखिए, और फिर आइए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या लग रहा है भाई यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने चाहिए? तो पहले तो हम लोग लोकेशंस देखते हैं कि कहां कहां पर जीआई हो सकता है। तो इस वाली लोकेशन इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट साफ साफ दिख रहा है ना भाई। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और ये पूरी बड़ी वाली चीज है, तो अलग अलग है। और इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक मिथाइल है। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई इज पॉसिबल। और उसी तरह से इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट भी आप देखिए तो जीआई इज पॉसिबल। ठीक है, तो इन दोनों डबल बॉन्ड्स के अबाउट जीआई पॉसिबल है। व्हाट अबाउट दिस डबल बॉन्ड? क्या इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल है? अब देखिए यहां पर मुझे दिख रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, लेकिन यहां पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो मुझे एक बार में स्ट्रक्चरली देखने में तो सेम लग रहे हैं। भाई आप बोलोगे सर यहाँ पे देखिए A नॉट इक्वल टू B है, लेकिन ये C और D ये तो सेम ही है ना। इधर भी CH डबल बॉन्ड CH CH3, इधर भी CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो सर ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप तो सेम है, तो ये सेम स्ट्रक्चरली हैं, देखने में सेम लग रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अबाउट देयर विल बी समथिंग नोन एज कंडीशनल जीआई। अब आप बोलोगे सर ये कंडीशनल जीआई क्या है? आइए समझते हैं क्या है। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए अगर ये दोनों डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन, भाई इनका स्ट्रक्चर सेम है बट इनमें खुद में भी तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो रहा है ना, इनका खुद का भी तो कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। तो जैसे इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट बात करें तो E या Z हो सकता है, और इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट बात करें तो भी E या Z हो सकता है। ठीक है, मैं एक बार के लिए इनको 1 और 2 नाम दे देता हूं। तो लेट अस से कि बॉन्ड नंबर 1 और बॉन्ड नंबर 2 की मैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर बॉन्ड नंबर 1 की कॉन्फ़िगरेशन Z है और बॉन्ड नंबर 2 की कॉन्फ़िगरेशन भी Z है, मतलब इस वाले ग्रुप की दोनों की Z और Z है, तो ऐसे केस में इसको नाम दे देते हैं बॉन्ड 0। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड 0 है उसके अबाउट जीआई नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे ऐसे केस में। ठीक है, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चरली सेम नहीं होना है, कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी जब सेम होगा तब सेम मानोगे ग्रुप्स को। ठीक है, अच्छा फिर सपोज करो बॉन्ड नंबर 1 के अबाउट ये वाला डबल बॉन्ड E हो, एंड लेट अस से कि जो दूसरा वाला डबल बॉन्ड है वो भी E हो, है ना, बॉन्ड नंबर 2 के अबाउट। तो ऐसे केस में भी ये दोनों E और E हो जाएंगे और सेम होंगे, तो ऐसे केस में भी बॉन्ड नंबर 0 के अबाउट जीआई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दो केसेस बन रहे हैं, दोनों Z हैं या ये दोनों E हैं। चलिए एक तीसरी पॉसिबिलिटी हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक इन दोनों में से जो राइट हैंड साइड वाले दो डबल बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2, कोई एक बच्चों E हो और कोई एक Z हो। तब ऐसे केस में अगर इनमें से लेट अस से ये ऊपर वाला E है और ये नीचे वाला Z है, तब इस वाले ग्रुप को और इस वाले ग्रुप को तुम सेम नहीं मान सकते हो, ये अलग अलग ग्रुप्स हो गए। और अगर अलग अलग ग्रुप्स हैं तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट फिर जीआई होगा। समझ रहे हो बात को? और फिर इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट अगर जीआई होगा तो इसका एक E फॉर्म बन सकता है और दूसरा एक Z फॉर्म बन सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें E और Z करने के लिए याद करो जब हम लोग CIP रूल पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने बोला था कि Z हैज हायर प्रायोरिटी ओवर E। तो जैसे आप सपोज करो कि जो बॉन्ड नंबर 0 जिसको मैंने नाम दिया है,
उसके अबाउट अगर हमें EZ करना है तो यहां पर लगा हुआ है H और मान लीजिए यहां पर लगा हुआ है Cl। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर था। अच्छा, इस वाली पोजीशन पर हमारे पास है C डबल बॉन्ड C और इस वाली पोजीशन पर भी हमारे पास है C डबल बॉन्ड C। अब इसके अबाउट E और Z हम लोग कैसे करेंगे? तो यहां पे जैसे सपोज करिए कि लेट अस से यहां पर लगा हुआ है मेरे पास, इस वाले कार्बन से लगा हुआ था एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन और यहां पर एक मिथाइल, ठीक है। और इधर लगा हुआ है हाइड्रोजन और इधर भी लगा हुआ है हाइड्रोजन और यहां मिथाइल। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर समझने की कोशिश करिए कि इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट, जिसको मैंने अभी लाइन खींच दी, इसके अबाउट अगर मैं EZ करूं तो भाई इधर कार्बन और हाइड्रोजन तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, इधर कार्बन और हाइड्रोजन तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 सेम साइड पे आ रहा है तो ये Z कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। और इसके अबाउट अगर मैं EZ करूं तो इधर कार्बन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 2 और इसकी प्रायोरिटी 2, क्योंकि इधर कार्बन हाइड्रोजन है तो 2 अपोजिट साइड पे आ रहा है तो इसके अबाउट E हो गया। तो जब ये E है और ये Z है तो ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग हो गए और ऐसे केस में इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI हो सकता है। अब इस डबल बॉन्ड के अबाउट जब EZ करना होगा तो इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन में पहली प्रायोरिटी क्लोरीन को और दूसरी प्रायोरिटी हाइड्रोजन को दोगे, लेकिन इन दोनों में तो कनेक्टिविटी सेम ही आ जाएगी ना भाई, कार्बन से कार्बन, कार्बन कार्बन सब कुछ सेम है। इन दोनों ग्रुप्स में जो राइट हैंड साइड वाले बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 जिनको नाम दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ग्रुप और ये ग्रुप स्ट्रक्चरली तो सेम है ना, कनेक्टिविटी तो सेम है। ये डिफरेंट क्यों हो रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिफरेंट हो रहे हैं। तो अब ऐसे केस में आप क्या करोगे कि Z और E में Z को हायर प्रायोरिटी दोगे और E को लोअर प्रायोरिटी दोगे। और इसके लिए 1 और 1 अपोजिट साइड पे आ रहा है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन इसका E वाला हो जाएगा और ऐसे केस में डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है। दूसरा इसका Z बनाना चाहते हो तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को पलटी मार दो तो इसका Z बन जाएगा। समझे बात को? तो इन दोनों में से कोई एक E है और कोई एक Z है तो ये वाला डबल बॉन्ड बॉन्ड 0 GI शो करेगा और तब उसके दो स्ट्रक्चर और बनेंगे E और Z, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ GI, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये हो जाएगा 4 के बराबर। एक बार फिर से एनालिसिस देख लीजिए पूरा जल्दी से। मैंने पहले बोला जब दोनों Z हैं, ठीक है, बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2, ठीक है, ये वाला है बॉन्ड 1, ये वाला है बॉन्ड 2, तो ये दोनों Z हैं तो इस बॉन्ड 0 के अबाउट GI संभव ही नहीं हो रहा। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया जब ये दोनों Z हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर हो गया जब ये दोनों बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 E और E हैं, तब भी इस बॉन्ड 0 के अबाउट GI नहीं हो रहा है, ये दूसरा स्ट्रक्चर बना। तीसरा स्ट्रक्चर बना जब बॉन्ड 1 E है और बॉन्ड 2 Z है, तो ऐसे केस में ये दोनों अलग अलग हो गए, तब इस बॉन्ड 0 के अबाउट GI हो रहा है और फिर इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे E और Z। अब हो सकता है तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा हो कि सर इसको E और इसको Z बोले तो सर एक ऑप्शन ये भी तो लेना चाहिए Z और E। तो देखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं ना भाई। जैसे तुम इसको E बोलो, ऊपर वाले को E बोलो, नीचे वाले को Z बोलो। अब तुम बोलो फिर हम ऊपर वाले को Z और नीचे वाले को E बोल रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उसको पलट के रख दोगे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये वाला E है और ये वाला Z है, तो इसी को मैं पलट के रख दूं अगर, तो पलट के रख दूंगा तो जो Z था वो ऊपर चला जाएगा और E नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके अबाउट जो मैंने EZ कंसिडर किया, तुम्हें यहां पर Z और E वाला केस नहीं कंसिडर करना है। तो इसके अबाउट जब EZ कंसिडर किया तो ये डबल बॉन्ड अब GI वाली हरकत में आ गया। अब इसके अबाउट E और Z हो जाएगा, बॉन्ड 0 के अबाउट E और Z होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था ये और काफी सारे हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल्स देखे और इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और इसके आगे की कुछ और बातें करेंगे, कुछ मिसलेनियस केसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड देन वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।